नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है कि अमेरिका की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री हो गई है। अमेरिका को जैसे कि रूस ने चेतावनी दे दी थी कि आप जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको देखोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे, उधर जाना नहीं, डर है। अमेरिका ने धप्पा बोल दिया है और अमेरिका जो 2 हफ्ते का समय मांग रहा था फिर से एक जुमला साबित हुआ है। मैं पहले भी बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे भरोसा उतना ही करना है जितना चाइना के सामान पे। चला तो शाम तक, नहीं तो रात तक। ऐसा ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को बयान दिया कि हम 2 हफ्ते बाद फैसला लेंगे कि युद्ध में डायरेक्ट आना है कि नहीं आना। और आज खबर आती है कि G50 जो बॉम्बर है उसके द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इसकी विस्तार से चर्चा कर लेंगे साथियों। क्षमा चाहूँगा, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि विस्तार से कुछ चर्चाएं करनी है। सबसे पहले देखो, शेयर मार्केट गिरेगी वो सब तो सब सही है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। अच्छी चीज़ों पे इसलिए नज़र डाल लेते हैं क्योंकि देखो, बुरी तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ इसका क्या क्या बुरा हो सकता है। थोड़ा सा अच्छी पर नज़र डाल लो। पहली अच्छी बात तो क्या है कि पाकिस्तान एक रोटी 2 बोटी में बिक गया है। वही पाकिस्तान जो इजराइल के ऊपर हमला करने वाला था, परमाणु बम, वो बोल रहा था कि अगर ईरान के ऊपर इजराइल ने परमाणु बम से हमला किया तो मैं इजराइल के ऊपर परमाणु बम से हमला कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास तक ये खबर पहुंचती है। डोनाल्ड ट्रंप से गोपचे में लेता है, 1 रोटी और 2 बोटी का लालच देता है, आओ बैठो, अपन बैठ के बात करते हैं। और चूंकि जैसा आपने देखने के लिए मिला था, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, बहरीन, इन सभी देशों ने बोल दिया गया था कि हमारा एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करोगे आप ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। चूँकि ये पैसे वाले देश हैं, ऑयल रिच देश हैं, तो इसलिए इन देशों की बात मान ली किसने? अमेरिका ने। बोले ठीक है, हम तुम्हारा सैन्य स्पेस का हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन साथ में एक दूसरा ऑप्शन भी उन्होंने तलाश लिया। अगर ईरान की तरफ से युद्ध होता है ना अमेरिका का, तो फिर जो 900 किलोमीटर की बाउंड्री जो पाकिस्तान की ईरान से लगती है, ये अमेरिका ने सोचा कि इसको क्यों ना अपने गोपचे में ले लिया जाए। देखो क्या है कि जो लोग ये बोलते हैं कि पाकिस्तान बिकाऊ देश है, वो गलत बोलते हैं। मेरी नज़रों में पाकिस्तान बिकाऊ देश नहीं है। मेरी नज़रों में पाकिस्तान किराए से लिया जा सकता है। जैसे चाइना उसे कुछ पैसा किराए से दे देता है तो वो चाइना की तरफ हो जाता है। अमेरिका ने कुछ पैसे दिए और 1 रोटी 2 बोटी खिलाई तो वो अमेरिका की तरफ हो गया। अब ईरान की समझ में नहीं आ रहा कि मैं इससे निपट लूँ, जरा इजराइल से निपट लूँ, फिर तेरे से निपट लूँगा। हालांकि ईरान का और पाकिस्तान का भी आपस में मतभेद है बॉर्डर को लेकर के, क्योंकि जो इनका बलूचिस्तान की तरफ से जो कुछ बॉर्डर है ना, उस तरफ कुछ ईरान की तरफ लगाते हैं कि हमारा है, पाकिस्तान बोलते हैं हमारा। उसमें विवाद चलता रहता है। 1-2 बार पहले मिसाइल भी मार चुकी हैं, वो विषय अलग हो जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान 1 रोटी 2 बोटी में बिक गया है। दूसरी अच्छी बात पे नज़र डाल लेते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है, जो कि रसिया और ईरान के सहयोग से बना हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि 1994 में बना था और 2011 में ईरान को दिया गया था। वो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है कि भाई हमारी पुतिन से बात हुई है, रसिया के राष्ट्रपति से, और उनने ये कहा है कि जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें मेरे 200 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं रसिया के, और हमला करे तो ये ध्यान रख लेना कभी उधर हमला कर दे। तो इसलिए बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अटकलें भी हट जाती हैं कि रसिया इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रसिया पहले ही यूक्रेन के साथ में युद्ध में भिड़ा हुआ है। पहला हो गया। दूसरा ये हो गया है कि भाई पहला तो पाकिस्तान वाला मामला हो गया। दूसरी अच्छी खबर ये हो गई कि बुशहर पावर प्लांट को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। तीसरी भी अच्छी खबर बताता हूं मैं। तीसरी अच्छी खबर ये है, जो मिडिल ईस्ट के देश है ना, उनका इस्तेमाल नहीं किया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए एक गुआम आइलैंड है जो हमारे एशिया में पड़ता है, फिलीपींस के पास में पड़ता है। वहाँ से बॉम्बर अपना G50 भेजा और वहीं से फिर उसे मतलब बम मार के तीनों साइडों को तबाह करके और फिर वहीं आए। एशिया मतलब हमारे भारत से जो तुम्हारा अंडमान निकोबार, उसके आगे फिर फिलीपींस के पास में गुआम आइलैंड है। वहाँ से अमेरिका के बॉम्बर उड़े और उसे जाके तबाह कर गए। तो पहली बात ये भी अच्छी है कि भाई अगर कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जहाँ पे अमेरिका के एयर बेसिस हैं, अगर वहाँ से जाके हमला करते और ईरान की तरफ से वहाँ हमले हो जाते, तो ये सारी की सारी ऑयल रिच कंट्री हैं।
भाई यूएई में दुनिया भर का ऑयल है, एक अगर रिफाइनरी के ऊपर एक भी मिसाइल मार दी ना तो बम ब्लास्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी इकनॉमी तबाह हो जाएगी। सऊदी अरब ऑयल रिच कंट्री है, दुनिया भर का क्रूड ऑयल जाता है वहाँ से, अगर एक ही मिसाइल मार दी तो सब बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो कतर ऑयल रिच कंट्री है, जॉर्डन ऑयल रिच कंट्री है। तो सीधी सी बात यह है कि अमेरिका ने उनका इस्तेमाल नहीं किया है, जैसा कि अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि भाई मैं ईरान के ऊपर अगर हमला करूँगा तो तुम्हारा मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मिडिल ईस्ट का हमला नहीं इस्तेमाल नहीं करा है। एक थोड़ी सी अच्छी खबर और मान सकते हैं आप कि ये है कि ईरान की तरफ से ऐसा कहा गया है कि कोई भी जान माल को क्षति नहीं पहुंची है, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट थे वो बिल्कुल सेफ़ हैं। अब वो है नहीं है वो अलग चीज़ है, बाकी ऐसा ईरान की तरफ से खबर आई है। अब थोड़ा सा बुरी खबर पर नज़र डाल लेते हैं। देखो बुरी तो ये है कि कल शेयर मार्केट गिरेगा तुम्हारा धड़ाम, मतलब मेरे को लग रहा है गैप डाउन ओपन होगा सुबह। कारण है अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री। अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री बहुत कुछ दर्शाती है। ये उत्सावे की कार्रवाई है। कारण ये है कि जो तरीका है ना किसी भी देश पे युद्ध करने का या हमला करने का, वो ये है कि आपको अमेरिका में पहले अमेरिका की जो संसद है, जैसे हम लोकसभा बोलते हैं, वहाँ पे कांग्रेस बोला जाता है, तो उसमें पहले किसी भी देश पे हमला करने के लिए पास करानी पड़ती है। जब वहाँ से सब पास कर देते हैं कि हाँ आप हमला कर दो, मतलब वोटिंग वाला सिस्टम है, तब आप हमला करते हो। लेकिन इसको बाईपास करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट हमला कर दिया गया। तो पहला क्या है कि जितने फेसबुक है, जितने यूट्यूब है, जितने ट्विटर हैं, जितने भी एक्स हैं, मतलब तो ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया, जितने भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उनमें क्या है आपको ये बात मान के चलनी पड़ेगी, उनके सभी के मुख्यालय कहीं ना कहीं अमेरिका है। और अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ है कि वो ना पूरी मीडिया में क्या चल रहा है उसको कैप्चर करके बिल्कुल निचोड़ निकाल के आ देती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये माहौल बन रहा है। और जैसा इन्होंने 14 दिन का समय मांगा था ना, तो 14 दिन का समय मांगने पर लोगों ने क्या सोचा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मीम बनाने चालू कर दिए। अरे बोले ये तो ऐसा ही है, 14 दिन का जुमला, ये पहले भी मांगते आए हैं, इस बार भी मांग रहे हैं। तो इस जस्ट 1 मिनट साथियों, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। साथियों बात क्या है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा दुख होगा ना वो होगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान सबसे सस्ता बिका है, किराए पे लिया गया, केवल 1 बोटी और 2 रोटी में आसिफ मुनीर को गोपचे में ले लिया है। अब अगर ईरान में हमला कर दे, ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है, कहाँ अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उनके ऊपर ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे और तगड़े रूप में करेंगे। मतलब तो अमेरिका की तरफ से जो बयान जारी हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, और जिनके वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो भी साथ में खड़े थे। उनका कहना क्या था कि भाई देखो हमने हमले कर दिए, उनको तबाह कर दिया, लेकिन अब हम ईरान से उम्मीद करते हैं कि तुम शांति कर लो। अगर आप शांति नहीं करते हो तो अमेरिका इससे ज़्यादा ताकत से आपके ऊपर हमला करेगा। और इजराइल की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। इजराइल ने कहा कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। जो बड़े तुम्हारे एयरक्राफ्ट हैं वो अमेरिका के 8-10 एयरक्राफ्ट बड़े बड़े भर के शस्त्रों से इजराइल पहुंच चुके हैं। तो सीधी सी बात है, ईरान को देखो, मैं अगर कंक्लूजन पे अपने पे निकालूँ ना, तो ईरान को अगर पूरी 9-9 करोड़ की पॉपुलेशन है, पूरी 9 करोड़ की पॉपुलेशन को ईरान अगर सुसाइड मिशन पर ले जाना चाहता है तो इसे युद्ध को ईरान कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ईरान को स्टैंड अप करना ही सबसे सही रास्ता है। ईरान को स्टैंड अप कर देना चाहिए कि भाई ठीक है, ख़त्म हो बात, नहीं बढ़ना आगे। बात समझो, एक अकेले व्यक्ति की जिद के कारण पूरी 9.25 करोड़ की पॉपुलेशन है ईरान की, 9 करोड़ 30 लाख, सभी की सबकी जान खतरे में आ जाएगी। कारण बड़ा है। देखो रूस डायरेक्ट एंटर होगा नहीं, क्योंकि रूस ना ऑलरेडी पहले ही यूक्रेन के युद्ध में उलझा है, और रूस के पास में सैनिकों की भी कमी है और हथियारों की भी वर्तमान में भी कमी चल रही है। सैनिकों की कमी इतनी है कि वो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के सैनिक यूक्रेन वाले युद्ध में झोंक रहा है। ऐसा कई बार पुष्टि आ चुकी है कि भाई जो युद्ध लड़ रहे हैं वो उत्तर कोरिया के सैनिक हैं, ना कि रूस के सैनिक हैं। पहली बात। दूसरा, कुछ जो समुदाय हैं, कुछ गुट हैं, उनको भी किराए से रूस जो है यूक्रेन के अंदर युद्ध में भेड़ रखा है। तो रूस डायरेक्ट एंट्री नहीं लेगा, ना युद्ध कोई 5वां मोर्चा खोलना चाहेगा। देखो साथियों क्या है कि ऑलरेडी 4 मोर्चे खुल चुके हैं विश्व के अंदर। ये वर्ल्ड वार 3 की भी शुरुआत हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसकी पुष्टि करो। देखो आप सबसे पहले तो आप चीन और ताइवान का मामला देख लो। चीन और ताइवान
चीन बोलता है कि हम दोनों एक हैं, और जो देश हैं, भारत भी हालांकि टू नेशन पॉलिसी को थोरो कर देता है, बोला कि हमारा तो ताइवान के पास में भी, लेकिन ताइवान और चीन एक ही है, ध्यान रखना। लेकिन चाहता चाइना ये है ताइवान के ऊपर हमला कर दो, बस अमेरिका का सपोर्ट ताइवान को है, इसलिए चाइना उस पर हमला नहीं कर पाता। पहला ये खुल गया। दूसरा रूस और यूक्रेन का, रूस और यूक्रेन का आपस में इतना मतभेद बढ़ चुका है कि अब वो शायद लौटना मुश्किल है। अगर अब देखो 50% जो रियल अर्थ मटेरियल्स है ना, उनके ऊपर कब्जा किसका हो गया? अमेरिका का। लेकिन उसके बाद भी में युद्ध रुक रहा है? नहीं रुक रहा। तो दूसरा फ्रंट ये खुल गया, पहला चाइना और ताइवान, दूसरा रूस और यूक्रेन, तीसरा फ्रंट खुला है तुम्हारा इजराइल का, हमास का, वो अभी बंद नहीं हुआ है। चौथा फ्रंट खुल गया है तुम्हारा इजराइल का और ईरान का। पांचवा फ्रंट ऑलरेडी भारत और पाकिस्तान का खुला है, जबकि अभी तक भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया है, केवल स्टैंड किया है। आप समझो, देश कहीं ना कहीं दो धड़ों में बढ़ते से नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कार्रवाई की है ये एक तरह से उत्सावी की कार्रवाई है, और इसमें कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, जो अमेरिका के अंदर जो सीनेट है ना, उस सीनेट में भी जो उनके सांसद हैं ना, वो भी 2-3 धड़ों में बटे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसको डिप्लोमेटिक के रास्ते से अपनाया जा सकता था, कुछ लोगों का मानना है कि पहले इसे अपनी संसद में पास कराना था, उसके बाद ही हमला करना था। देखो क्या ईरान के पास में ना, अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाता ना अमेरिका इस प्रस्ताव को, तो ईरान की तरफ 2-2 वीटो पावर खड़े हैं। ईरान की तरफ से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाता है अमेरिका, लेकिन हमला ना करने के लिए चाइना वीटो कर देता और रूस वीटो कर देता। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक होती है ना, उसमें ईरान की स्थिति मजबूत है। तो सीधी सी बात है, वो तो नहीं होगी। देखो ऐसा नहीं है कि आप ईरान को कमज़ोर समझ लो, ईरान की तरफ में भी खड़े हुए देश हैं। देखो रूस का जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर उस पर अमेरिका के हमले हो जाते हैं तो डायरेक्ट रूस की एंट्री हो जाएगी, पहला। चाइना सैन्य शक्ति कभी भी सैन्य कार्रवाई से हमेशा बचता रहा है। चाइना व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन है। चाइना उसको अंदरूनी सपोर्ट कर सकता है ईरान को, चाइना अंदरूनी हथियार सप्लाई कर सकता है, ड्रोन सप्लाई कर सकता है, आर्थिक मदद दे सकता है, लेकिन कभी भी अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में उतरने का दुस्साहस नहीं करेगा, ना ही ऐसा चाइना चाहेगा। क्योंकि चाइना ये जानता है कि जितने भी देश युद्ध में आए हैं वो कितने पीछे आ गए हैं। और इसके अंदर एक स्टेट ऑफ हार्मुज का बहुत बड़ा मैटर है। स्टेट ऑफ हार्मुज को हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हार्मुज को प्रभावित कर दिया जाता है, स्टेट ऑफ हार्मुज मतलब जिससे दुनिया का 20% जो व्यापार है वो होता है। चाहे आप तेल क्रूड ऑयल ईरान से लाओ, चाहे आप इराक से लाओ, चाहे आप सऊदी अरब से लाओ, चाहे आप यूएई से लाओ, चाहे आप जॉर्डन से लाओ, जहाँ से भी लाओगे आपको स्टेट ऑफ हार्मुज से ही आना पड़ेगा। और स्टेट ऑफ हार्मुज के रास्ते अगर आप आते हो तो सबसे पहली बात तो आपको एक बात माननी पड़ेगी, उस पर कहीं ना कहीं ईरान का कंट्रोल है। और अगर यमन के यहूदी समुदाय ईरान के कहने में आकर के उसको प्रभावित कर देते हैं तो दुनिया के अंदर जो सप्लाई चेन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल चेन पे डिफेक्ट पड़ेगा। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि अभी इस कंडीशन में जिस भी अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ घट रही है, उस कंडीशन में अमेरिका के जो क्रूड ऑयल तो बढ़ता सभी के लिए बढ़ता है, ऐसा तो है नहीं कि भारत के अंदर बढ़ेगा वहाँ नहीं बढ़ेगा। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े। जैसा अनुमान जताया जा रहा है इकोनॉमी के द्वारा, जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े जानकार हैं, वो बोल रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है ना वो लगभग $140 प्रति बैरल जा सकता है, जो कि अभी 70, 72, 75 पर चल रहा है, मतलब 75-77 के आसपास चल रहा है। अगर क्रूड ऑयल इस हिसाब से पहुंच जाता तो आपका हमारा जो डीजल पेट्रोल जो हम 100 रुपये में ले रहे हैं ना, अगर गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडाइज नहीं किया ना तो ये रेट हो जाएंगे 150-200। जब 200 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल हो जाएगा तो आप हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, जो हमारे यहाँ कोई सामान आता है, चाहे कोई सब्जी आए, चाहे कोई गेहूँ आए, चाहे चावल आए, कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, तो वो आता है लॉजिस्टिक के माध्यम से। कोई ट्रक लेकर आ रहा होता है, कोई गाड़ी, कोई कुछ घोड़ा, तो वो महंगी हो जाएगी। जब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो ऑल ओवर चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे मतलब महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी इन्फ्लेशन को बढ़ाया जाए। इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे मतलब जितनी भी जनता है वो कहीं ना कहीं सरकार को गर रही आएगी। अब ऐसे में एक धड़ा और खुल जाता है रूस का। अगर रूस इसमें
डायरेक्ट एंटर कर जाता है तो अमेरिका सेकेंडरी सेंक्शन लगा सकता है रूस के ऊपर। अब ये सेकेंडरी सेंक्शन कौन सी नई बीमारी ने जन्म ले लिया? देखो साथियों, अभी अमेरिका ने जो रूस के ऊपर है प्राइमरी सेंक्शन लगा रखे हैं। प्राइमरी सेंक्शन का मतलब ये है कि आप बेच सकते हो पर जो क्रूड ऑयल का रेट है उससे नीचे बेच सकते हो, ठीक है। अगर अमेरिका सेकेंडरी सेंक्शन लगा देता है तो अमेरिका के खरीदने वाला जो रूस से कोई क्रूड ऑयल खरीदता है या कोई व्यापार करता है ना, तो ये सेंक्शन उस पर भी लागू होता है। तो इसीलिए रूस नहीं चाहेगा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए। रूस की तरफ से एक आधिकारिक बयान आ चुका है, रूस ने बोल चुका है कि हमारे क्रूड ऑयल से होने वाले व्यापार में नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। और इसी को चोट पहुंचाने के लिए यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने और एक सेकेंडरी सेंक्शन का एक गजट पास कर चुके हैं कि देखो क्या है, भारत भी बहुत, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम 80% जो क्रूड ऑयल है वो खरीदते हैं और हम बिलियन ऑफ डॉलर में हम जो तेल है ना वो बेचते भी हैं। अब आप सोचोगे यार हम खरीद भी रहे बेच भी रहे, ये कैसा फंडा है? देखो जामनगर रिफाइनरी है गुजरात में जो कि रिलायंस होल्ड करता है। हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और उसका जो डीजल है ना वो तुम्हारा यूरोप के देशों में बेचते हैं। तो हम क्या है, प्रोसेसिंग करके डीजल को बेचते हैं। अगर सैंक्शन लग जाता है तो वो जो प्रोसेसिंग किया हुआ डीजल है ना उसके ऊपर भी हमारे पे टैक्स जब बढ़ जाएंगे। मतलब हम उस तादाद में बेच नहीं पाएंगे तो हमारा क्या जो फिजिकल डेफिसिट है ना वो बढ़ जाएगा, मतलब व्यापारिक घाटा। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है व्यापारिक घाटा। जितने रुपए का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जितने रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है ना उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ये ध्यान रहे, सपोज करो हमने $100 बिलियन का सामने वाले को माल बेचा, ठीक है, और उसके बदले में हमने 70 मिलियन डॉलर का खरीदा, तो $30 बिलियन के हम फायदे में रहे। अब इसका उल्टा समझ लो, हमने सामने वाले को माल कितने का बेचा, $70 बिलियन का, और उससे खरीदा कितने का, उससे मतलब का मतलब है और लोग सभी कंट्रियों का मिला के $70 बिलियन का, मतलब $70 बिलियन का बेच के और $100 बिलियन का खरीद रहे हैं, तो $30 बिलियन हमारा क्या हुआ, फिजिकल डेफिसिट हुआ। फिजिकल डेफिसिट मतलब व्यापारिक घाटा। अब वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसमें से निकल के। और जैसे ही हमारा फॉरेन रिजर्व घटने लगेगा, फॉरेन रिजर्व घटते के साथ ही सबसे पहले डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। डॉलर की मांग बढ़ जाएगी तो सबसे पहले हमारा रुपया कमज़ोर हो जाएगा, और जैसे ही रुपया कमज़ोर होगा तो एफआईआई माल बेच के भागेंगे। जैसे ही एफआईआई माल बेच के भागेंगे तो तत्काल तुम्हारा जो शेयर बाजार है वो और नीचे आएगा। शेयर बाजार नीचे आएगा तो जो लोग बाग एफएनओ में या एमटीएफ में मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के माध्यम से पोजीशन बना के रखते हैं, उनकी मार्जिन शॉर्टफॉल के कारण पोजीशन कटने लगेगी। जैसे मान लो किसी की 10,000 पे पोजीशन कट रही है, उसका स्टॉक आ गया 9,000, तो पोजीशन उसकी स्क्वायर ऑफ हुई, लेकिन जो 9,000 में था वो उसकी पोजीशन रिस्क में आ गई तो बाजार और गिरेगा। तो जो 8,000 में थी फिर उसकी आ गई, फिर बाजार और गिरेगा। तो ये साइकिल है। देखो, आपको इकोनॉमिक समझने के लिए पहले सबसे समझना पड़ेगा क्रूड ऑयल। मैं आपसे कई बार बोल रहा था कि युद्ध किस ओर जा रहा है वो हमारा क्रूड ऑयल तय करेगा। अगर क्रूड ऑयल 70, 75, 78 के आसपास चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मतभेद क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान एक रोटी दो बोटी में बिक चुका है, पाकिस्तान की चिंता करने की बात नहीं है। अगर ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के रास्ते ईरान के ऊपर हमला कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि पाकिस्तान में ना तो है ऑयल और ना है वो ऑयल रिच कंट्री। वो बेचारा कटोरा लिए खड़ा है, उसमें तुम कितने डाल दो, जितने दिन का किराया है उतने दिन तक वो लड़ता रहेगा। किराए से लिया जा सकता है कि पाकिस्तान को, ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। अफ़गानिस्तान के दौर में भी जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने एंट्री की थी उस दौरान भी पाकिस्तान से मदद ली थी और पाकिस्तान ने खुल के सपोर्ट समर्थन किया था। आज जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान करके है ना, टीटीपी की है, उनका क्या लड़ने का कारण क्या है? वो बोलते हैं कि जो ओसामा बिन लादेन है ना, जिसको मरवाया है पाकिस्तान ने खुद मरवाया। पाकिस्तान ने बिलियन ऑफ डॉलर्स ले लिए। और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान का आपस में मतभेद क्यों बढ़ गए मालूम है? कि इसने एक जो अफ़गानिस्तान का कोई लीडर था ना उसको मरवा दिया और वो डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया, और डोनाल्ड ट्रंप है बड़े बोले, उन्होंने बोल दिया वही बात सेनेट में, और डोनाल्ड ट्रंप से निकली हुई मुख्य से जो निकली बात है वो पूरे वर्ल्ड में छा जाती है। अब जिसको अफ़गानिस्तान सोच रहा था यार किसने मरवाया, यार ऐसा कौन हो सकता है हमारे, उसको मरवा दिया। अब उसको जो दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बनी है उसने बोल दिया कि हमको उसकी जो खबर है वो पाकिस्तान ने दी थी। इसीलिए पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के मतभेद बढ़ गए हैं। अब पाकिस्तान देखो क्या है ना, ऑल ओवर
एक चीज़ और ले ली। जब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिफ मुनीर को अपने घोंपचे में लिया तो एक बात और समझा दी उसके दिमाग में कि देख, अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन गया ना, तो ईरान और तू पाकिस्तान, तुम दोनों के दोनों शिया सुन्नी देश हो, और तो कहीं ना कहीं तुम्हारा रुतबा कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि 57 मुस्लिम कंट्रियों में एक पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, बाकी किसी के पास नहीं है। और तो उसे बोल दिया कि अगर इसने भी न्यूक्लियर बम बना लिया तो फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और तुम तो जो है पूरे मतलब मुस्लिम के सबके खलीफा बनने चाहिए। ये सऊदी, ये खलीफा की तो लड़ाई है जो आप बोलते हो ना कि यार ये बार बार तुर्की क्यों आ जाता है सपोर्ट लेने, कि तुर्की का क्या इसमें है। तुर्की का और जो सऊदी अरब का है ना, खिलाफत की लड़ाई है। ओटोमन एम्पायर के समय पर तुर्की रहा पहले ओटोमन साम्राज्य का मालिक। तुर्की बोलता है कि सभी मुस्लिमों का असली वारिस मैं हूँ। अब जो ईरान है, ईरान बनना चाहता है खुद को, क्योंकि मैं बोले सबका लीडर, क्योंकि सबसे संपन्न मैं हूँ, हथियार सब मेरे पास में, इतनी मिसाइलें हैं। और जो तुम्हारा सऊदी अरब है, सऊदी अरब का कहना ये है कि भाई जो हमारे नबी आए थे ना, वो अरब, उनका जन्म हुआ था अरब में, और अरबी में ही लिखी है तुम्हारी कुरान, और इसीलिए जो मक्का और मदीना है उसको भी सऊदी अरब होल्ड करता है। तो इसीलिए असली मुस्लिमों का जो वारिस हूँ वो मैं हूँ। लगभग पाकिस्तान के अंदर जितने भी मदरसे हैं ना, उसमें 90% की जो फंडिंग है ना, वो तुम्हारा ये करता है, सऊदी अरब करता है। तो कहीं ना कहीं आसिफ मुनीर को ये समझा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि तुम्हारा ईरान को सपोर्ट करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि तुम भी परमाणु संपन्न देश हो, ये भी संपन्न देश है। अगर तुम्हारा जो ज़मीनी विवाद चल रहा है अभी, तो तुम समझ लो तुम्हारा दबदबा ज़्यादा है क्योंकि तुम्हारे पास परमाणु बम है। लेकिन अगर गलती से ईरान के पास परमाणु बम हो गया तो वो तुम्हारे पूरे कब्जे कर लेगा। अभी तो बलूचिस्तान में ये विवाद चल रहा है कि इतनी तुम्हारी है इतनी हमारी, अब वो पूरा ही ले लेगा। तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग में सेट होगी, बोला नहीं, अपन एक रोटी दो बोटी खाओ और बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप को तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, अपन चले। यमन की तरफ से एक और बयान आता है, यमन के यहूदी समुदाय की तरफ से आता है कि हम यूएस के जो नेवल शिप है ना, उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। अब देखो क्या है, ईरान की तरफ से स्टैंड अप करना सबसे एक शांति का एक ही रास्ता है, क्योंकि आज पीछे से भले ही सब लोग सपोर्ट कर दें ना, तो रूस करेगा, क्योंकि रूस ऑलरेडी पहले यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। और रूस इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि रूस को मालूम है कि अगर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया ना अमेरिका ने, तो रूस से कोई ना कोई भी जो थोड़ा बहुत भी व्यापार कर रहा है ना, वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो रूस अभी इंटरनली युद्ध में कूदना नहीं चाहता, रूस नहीं चाहता कि मैं एक फ्रंट और खोल लूँ, क्योंकि अगर अमेरिका के ऊपर रूस की तरफ से हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो नाटो देश है ना, वो भी एक्टिव हो जाएंगे कि भाई अगर तुमने रूस के ऊपर, अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया तो फिर नाटो देश, क्योंकि 32 देश हैं, वे पूरे के पूरे रूस के ऊपर हमला करेंगे। जो रूस अभी यूक्रेन से केवल जद्दोजहद कर रहा है, अब वो फिर 32 देशों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा। इंटरनली सपोर्ट कर सकता है, हथियारों से सपोर्ट कर सकता है, पैसे से सपोर्ट कर सकता है, पर वो सामने आकर अमेरिका के युद्ध में नहीं खड़ा होगा। दूसरा धड़ा बचता है चाइना। चाइना हमेशा सैन्य शक्ति को सामने लाकर लड़ने से बचता रहा है, क्योंकि चाइना ने ये चीज़ देख ली है कि जो भी युद्ध में लड़ा है वो कम से कम 20 साल पीछे रह गया है। आज चाइना की जो इकनॉमी है ना, वो दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है। $30 ट्रिलियन की इकनॉमी अमेरिका की है, तो लगभग 19-20 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की है। तो चाइना नहीं चाहता कि किसी भी कीमत से मैं पीछे आ जाऊं। हालांकि अमेरिका चाहेगा कि चाइना उलझे, क्योंकि चाइना उलझेगा तो युद्ध में उलझने के बाद पैसा भी लगता है और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च भी होते हैं। और चाइना अगर युद्ध में सामने आ जाता तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो व्यापार करने वाले देश हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। ईरान से काफ़ी तेल खरीदता है चाइना, तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को प्रभावित करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब जो आने वाले जो भी 12 घंटे हैं, 24 घंटे, ये बहुत ही मुख्य घंटे रहेंगे। मतलब कुछ भी किसी भी समय कभी भी हो सकता है। अगर ईरान की तरफ से बड़े हमले किए जाते हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर, जस्ट वन मिनट साथियों, क्या है कि अमेरिका अभी खुद भी नहीं चाहता कि मैं युद्ध में ज़्यादा आगे बढ़ूं, क्योंकि अमेरिका अगर युद्ध में बढ़ता है तो पहले से ही जो जयराम पवेल है, फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं, वो बोल चुके हैं कि अमेरिका में मंदी के संकेत दिख रहे हैं और अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। इसीलिए जो जयराम पवेल है, उन्होंने 3 बार मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने के बाद में भी रेट नहीं काटा। कारण सीधा यही रहा, जस्ट 1 मिनट साथ, महंगाई इतनी बढ़ गई है अमेरिका के अंदर कि रेट कट तक भी नहीं किया जा रहा है। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध में मैं कूदूं। ईरान को या तो प्रेशर टैक्टिक्स मान लो, हमला करके कि यार वो अपने आप को सरेंडर कर देगा। इजराइल का सब जानते हैं कि इजराइल का सपोर्ट अमेरिका हमेशा करता रहा है। अब वीडियो के टोटल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है।
पहला, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। अगर ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को प्रभावित किया जाता है तो दुनिया में होने वाला 20% जो व्यापार है वो प्रभावित हो जाएगा और ऑल ओवर जो विश्व के देश हैं सब में महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय है। दूसरा, अगर ईरान के द्वारा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है या उन पर हमला किया जाता है तो हो सकता है कि ये युद्ध बड़ा हो जाए, बड़ा रूप ले ले और अमेरिका के साथ में जो नाटो के देश हैं वो भी हमला कर दें। तीसरा, अगर रूस की तरफ से स्पष्ट बयान आ जाता है कि हम ईरान की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो ये युद्ध बड़ा हो सकता है। चौथा, चाइना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हो जाती है कि हम ईरान की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। पांचवा, अगर ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उसको बंद कर दे और सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन, बहरीन इन देशों पे हमला कर दे, इनके एयर बेसिस पे हमला कर दे तो ये युद्ध बड़ा रूप ले सकता है। अब बचने का रास्ता क्या बनता है? बचने का एक रास्ता बनता है, अगर भारत ईरान और इजराइल की दोनों की मध्यस्थता करा दे, क्योंकि भारत के जो संबंध है वो ईरान से भी अच्छे हैं और इजराइल से भी अच्छे हैं, इसलिए ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया था भारत के लिए। एक रास्ता तो ये बनता है। दूसरा, जो तुम्हारा यूरोपियन यूनियन के देश है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूके, जो ये देश है ना, ये इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करा दे। चौथा, अच्छी चीज़ ये हो सकती है, अगर बैठ के बोल दे यार लड़ना नहीं है यार, बात को ख़त्म कर दो, शांति। चौथा, ईरान के अंदर जो सरकार है वो सरकार परिवर्तित हो जाए, दूसरी सरकार आ जाए तो भी शांति हो सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कल अभी हफ्ता भर ये जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है ना, इसमें बहुत उथल पुथल वाला माहौल रहेगा। तो कृपया जो भी शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं वो सावधानी से रखें, और कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसा भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। शेयर खान की साइट डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन से जाकर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपने शेयर जो भी आपके वित्तीय सलाहकार हैं उनके संपर्क में रहें, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।